स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम इस श्रृंखला के तहत जो डिस्कशन कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें उनकी पॉलिटिकल साइंस विषय का जो सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था, उस पेपर के फर्स्ट चैप्टर पर हम जो डिस्कशन पिछले वीडियो से ही हमने शुरू किया था और आज ये उसका दूसरा वीडियो है। तो पिछले जो वीडियो में हमने प्रारंभिक रूप में जो डिस्कशन किया था, सबसे पहले जो आपका ये अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझा था, भारत में कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली जो वर्ड क्या है, इसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, उसको हमने समझा। और फिर बाद में हमने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, उनको बड़ा डिटेल से हमने लगभग 17-18 पॉइंट हमने निकाले और वो डिस्कस हमने किया था। अब आज उसके आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसमें हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण थे, उनमें एक अंतिम सेकंड लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति। तो यहाँ अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है वहीं से कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, इसका तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो आज़ादी को दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक लंबी संघर्ष, लंबा जो एक आंदोलन चला था और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही 1885 से। तो वो जो कांग्रेस की पूरी यात्रा है, उसके बारे में लेकर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में या इसको चलाने में क्या योगदान रहा। तो इसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं, उनके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे आज इस वीडियो में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुई, वो मतलब किन ऐसी परिस्थितियों में हुई, उसकी जो प्रेरक दशाएं कौन सी थी। तो यही हम आज इसमें देखेंगे। ये विद्यार्थियों, आपके सामने ये स्लाइड जिसे कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति अथवा जन्म कारण, या फिर उसको आप प्रेरक दशाएं भी बोलते हैं, मतलब कि ऐसी क्या प्रेरणा मिली, ऐसी क्या स्थितियां हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिन कारणों से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं, वो आपको पता चलेंगी। हालांकि इससे पहले आप पढ़ चुके हो, छोटी क्लासों में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन थोड़ा सा बारीकी में हम एक स्नातक स्तर पर जो करना होता है वो डिस्कशन हम करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन यहाँ बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया, और कोई एक ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई एक ऐसा कारण नहीं है, अचानक कोई मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और उसके हाथों में ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आ गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ दशाएं रही हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कुछ स्थितियां रही हैं, कुछ परिस्थितियां रही हैं। तो उनको हम इन पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस भारतीयों के राजनीतिक दासत्व के अनुभव का परिणाम। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि हम ब्रिटिश दासता में भारत रह रहा था, और जो काफ़ी जो कारण हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया कि किस प्रकार जो भारतीयों पर, जो भारतीयों की दुर्दशा जो थी, भारतीयों की जो स्थिति थी, भारतीयों पर जो ब्रिटिश शासन का जो अत्याचार था, तो एक दासता का जो जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, भारतीय व्यतीत कर रहे थे, तो वो जो अनुभव हुए, क्योंकि कांग्रेस एक संगठन के रूप में बना, लेकिन उससे पहले एक असंगठित रूप में ही भारतीयों में एक रोष तो व्याप्त था ही, और पूरे जो भारत के हर क्षेत्र में। तो यहाँ वो जो एक दासत्व का जीवन भारतीय लोग जी रहे थे,
तो उससे कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतीयों में एक मन में रोष एक तो था ही, एक ज्वाला थी, एक अग्नि भड़क रही थी, लेकिन वो संगठित रूप में नहीं थी। वो संगठित रूप में तो खैर 1883 में एक जो भारतीय जो एक एसोसिएशन के नेतृत्व में फिर एक राष्ट्रीय जो एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उसके बाद फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक औपचारिक संगठन के रूप में आता है। लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षा का एक बहुत बड़ा फर्क रहा, आपको पता है कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जिन नेताओं के हाथों में मिला, तो उन्होंने जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो अध्ययन किया, भारत विदेश यात्राएं की, तो उनसे एक तरह से स्वतंत्रता का जो उन्होंने स्वाद सका, मतलब वहाँ देखा कि जो यूरोपीय देशों में जो वहाँ लोकतंत्र व्याप्त है और एक स्वतंत्रता का जीवन जो होता है वो बड़ा बेहतर जीवन होता है। तो उन्होंने उन आदर्शों को देखा, समझा, तो उनके मन में ये था कि भारतीय क्यों गुलामी में जी रहे हैं। उन्हें भारतीय जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का ज्ञान हुआ। तो वो जो सारे अनुभव हमने देखे, जो भारतीयों ने देखे, तो उन अनुभवों से उनको लगा कि कहीं न कहीं असंगठित रूप से हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा और कोई न कोई एक संगठनात्मक स्तर पर ये आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं। हालांकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही की गई। हालांकि अंग्रेज चाहते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, उसका जिक्र मैं आगे करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन कहीं न कहीं ये भारतीयों की इच्छा का परिणाम भी थी, भारतीयों की जो अनुभव थे उनका परिणाम थी। दूसरा पॉइंट आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि कांग्रेस धार्मिक पुनरुत्थान द्वारा राष्ट्रीय जागृति तथा भारतीय नेताओं के प्रयासों का परिणाम। देखिए यहाँ पर जो आपको पता है कि हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण में एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और बहुत सारी ऐसी जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं उभर के सामने जिनकी स्थापना की गई, तो उन संस्थाओं का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो उन संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, प्रार्थना समाज हो, तो उन सब धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा जो यहाँ पर उन्होंने भारतीयों दो पक्षों के आधार पर एक तरह से बात करी कि एक तो जो हमारे यहाँ पर जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थी उनको उजागर किया और उनको समाप्त करने का प्रयास किया, और दूसरा जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसको भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो उससे हुआ ये कि भारतीयों को ये लगा कि हम तो इतनी एक गौरवशाली हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता इतनी पवित्र हमारी संस्था है, और हम एक दासत्व में हमारा जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो कहीं न कहीं एक जो धार्मिक जो पुनरुत्थान हुए, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार यहाँ पर किए गए, और उससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो गौरव हमें महसूस हुआ। और फिर जो भारतीय जो नेता थे, जो शिक्षित हुए, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया और उससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मैच किया, तो लगा कि भारतीय सभ्यता तो पूरे विश्व की सभ्यताओं से बहुत प्राचीन है और बहुत गौरवशाली है। और कहीं न कहीं उनको ये महसूस हुआ, उन नेताओं को, कि हमें कहीं न कहीं एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा और इस संस्कृति को एक तरह से, इस संस्कृति की वर्चस्वता के लिए हमें पहले आज़ादी लेनी होगी, और उसके लिए कहीं न कहीं ये जो आंदोलन है वो संगठित स्तर पर होना चाहिए। कोई एक ऐसा संगठन हमें बनाना पड़ेगा, तब जाके ही हम ये अंग्रेज़ों से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का जो लोहा है वो मनवा सकते हैं। हम ऐसे दासत्व में रहकर हमारा जीवन व्यर्थ होगा। तो ये जो भावना उनमें आई, तो इसका जो योगदान रहा, इसमें एक कारण ये भी रहा कि वो जो एक धार्मिक पुनरुत्थान का आंदोलन रहा, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और फिर भारतीय नेताओं का इसमें प्रयास रहा वो। तीसरा पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का शासनकाल।
विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें लॉर्ड लिटन के शासन का भी जिक्र किया था और लॉर्ड रिपन के शासन का भी जिक्र किया था। हालांकि बहुत डिटेल में मैं रिपीट नहीं करूंगा उन बातों को, आपने वो वीडियो देखा होगा पहला वाला, तो आपको पता लगा होगा। लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉर्ड लिटन 1857 की क्रांति के बाद जो वाइसराय लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल रहा, उसमें कहीं न कहीं ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों के प्रति जो भारतीयों का जो रोष है और भी अधिक व्यापक भड़का। कारण उसका ये है कि एक तो लॉर्ड लिटन का जो एक तानाशाही भरा शासन था, उसकी जो उनकी काफ़ी ऐसी नीतियाँ, काफ़ी ऐसी पॉलिसियाँ कि जो भारतीयों के खिलाफ, तो उससे भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। और दूसरा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ, आपको पता है 1883 का जो इल्बर्ट बिल विवाद, अब इसका जिक्र भी मैंने उस वीडियो में कर दिया है तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो इन के कारण भारतीयों को ये महसूस हो गया कि कहीं न कहीं अगर ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति पानी है तो फिर एक संगठनात्मक स्तर पर हमें एकजुट होना होगा और हमें ये जो संघर्ष है, क्योंकि आसानी से हमें ये जो स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है और हमारे ऊपर जो अत्याचार है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो एक संगठन की एक आवश्यकता महसूस करी और संगठनात्मक स्तर पर हमें ये कहीं न कहीं इनका जो अत्याचार है उससे हमें निपटना होगा। तब फिर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे एक संगठन की जो नींव की एक कल्पना आई और ये फिर आगे चलकर ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो फिर हुई। खैर विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों द्वारा राजनीतिक चेतना का विकास। देखिए, कांग्रेस की स्थापना यद्यपि 1885 में हुई, लेकिन इससे पूर्व बहुत सारे संगठन, कई संगठन रहे। ये सामने आप नाम भी देख पा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1867, मद्रास महाजन सभा 1881। तो ये जो सारे जो संगठन थे, ये कहीं न कहीं अपने स्तर पर एक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने का काम कर रहे थे। हालांकि बहुत व्यापक रूप में नहीं, एक बहुत राष्ट्रीय रूप में नहीं, लेकिन हाँ कहीं न कहीं एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आगे चलकर स्थापना हुई, उसकी कम से कम एक नींव तो इन संगठनों ने डाल ही दी थी। मतलब एक राजनीतिक चेतना जो का विकास तो इन संगठनों ने अलग अलग अपने अपने स्तर पर भले ही थोड़ी सी शुरुआत इन्होंने करी, लेकिन कर दी थी। जो अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे, उनको भारतीयों के सम्मुख रखना और कहीं न कहीं चाहे छोटे स्तर पर जो एक राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना पैदा करना। तो ये संगठन, इन संगठनों की जब अलग अलग अपने अपने स्तर पर जो भूमिका रही, लेकिन फिर एक व्यापक, एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता जब महसूस हुई, तो फिर आगे चलकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फिर स्थापना हुई, तो कहीं न कहीं उसकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नींव है, वो इन संगठनों ने रख दी थी कि एक संगठनात्मक स्तर पर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो फिर अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। और ये दंश हमें, क्योंकि जो संगठनात्मक स्तर अगर हमारा पहले ही होता, जैसे 1857 की क्रांति में हमें जो असफलता प्राप्त हुई तो वो होती ही नहीं। तो यहाँ पर अच्छा विद्यार्थियों, देखिए यहाँ एक एक पॉइंट का जो जिक्र हम कर रहे हैं, जैसे ये काफ़ी आपसे कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो जब बार बार इसलिए मैं कहता हूँ खाली आप स्लाइड से पॉइंट नोट करके उससे संतुष्ट ना हो, उस पॉइंट के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दें। जैसे अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये परीक्षा में यहीं इस पॉइंट से पूछ लिया जाए कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले से कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने जिनका कि राजनीतिक चेतना जागृति में योगदान रहा, या कोई 4 संगठन के नाम बताओ या 2 संगठन के नाम बताओ, तो आप इन संगठनों का नाम बता सकते हैं। या किसी एक संगठन को नाम उठाकर आपसे सन पूछ लिया जाए कि उसकी स्थापना कब हुई, तो कहने का मतलब यहाँ कि जो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा सा सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो केवल पॉइंट पॉइंट रट लेते हैं और जो एक उनमें जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं दे नहीं पाते हैं, तो और फिर उसमें यूं ही फालतू की बातें लिख देते हैं, तो वो कोई एक बेहतर रणनीति नहीं है। आप थोड़ा सा उसमें उस अकॉर्डिंग टू पॉइंट उसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं,
वो आप अच्छे से उनको भी आप सुनिए। यहाँ मैं बहुत डिटेल में तो जिक्र कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक सरल एक सिंपल भाषा शैली में जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में भले ही लिखें, लेकिन हाँ, एक सही कंटेंट आप वहाँ प्रेजेंट करेंगे परीक्षा में तो आपके बेहतर अंक आएंगे। तो अच्छा, पॉइंट्स को समझने का एक फ़र्क ये भी पड़ता है, एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि छोटे क्वेश्चंस भी उन्हीं में से पुटअप होते हैं, इसलिए आपको वो भी एक आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट अंतिम जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं कि एलन एक्टोवियन ह्यूम का प्रयास और कांग्रेस का जन्म। देखिए, यहाँ ये एक ब्रिटिश अधिकारी, मतलब अंतिम पॉइंट आप देख रहे हैं कि इनके प्रयासों से, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में कि जो कांग्रेस की स्थापना किसने करी, ए ओ ह्यूम। तो आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, अरे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये संगठन की स्थापना हुई और एक अंग्रेज ने ही इस संगठन की स्थापना करी, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन वो आपको यहाँ थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश शासन की भी, मतलब एक तरह से वो चाहते तो थे, लेकिन एक उनकी अनिच्छा और इच्छा, मतलब वो चाहते थे कि एक ऐसे जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन को एक ऐसे संगठन में एक कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि क्या है कि एक अलग अलग स्तर पर हमें जूझना नहीं पड़े, अलग अलग स्तर पर हमें लड़ना नहीं पड़े। जो 1857 की क्रांति में एक तरह से पसीने तो कम से कम अंग्रेजों के आ ही गए थे, भले ही वो उस आंदोलन को, उस क्रांति को दबाने में सफल हुए अंग्रेज, ब्रिटिश शासन, लेकिन उसमें कहीं कहीं उनको ऐसा लग गया था कि कल को अगर दोबारा ऐसी क्रांति हो जाती है, आंदोलन हो जाता है और ये संगठनात्मक स्तर पर हो जाता है, तो फिर कहीं न कहीं जो भारत में शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर एक ऐसी कोशिश करी कि एक ऐसा संगठन इनका बने, अगर एक, तो कम से कम उससे ही हमें, उसको हम एक, जिसको हम कहते हैं ना सामान्य शब्दावली में, कि हम उसको संतुष्ट करते रहें और जिससे कि आंदोलन एक बहुत व्यापक स्तर पर ना जाए, मतलब ये एक कोशिश थी। तो उसी कोशिश अलग, और फिर उसमें अलग ही भारतीय भी चाहते थे कि एक, क्योंकि भारतीयों का तो अलग एक मोटो था, एक उद्देश्य था कि उनका ये मानना था, जो उनके अनुभव थे, कि हम एक साथ या अलग अलग जो तरीके से तो हम अंग्रेजों से निपट नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक संगठनात्मक स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके हम ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन की अनिच्छा और भारतीयों की एक बहुत गहरी इच्छा और ज़रूरत का ही ये परिणाम थी। तो अब ये जो अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम जिसको हम बोलते हैं, इनका क्या योगदान था, मतलब किस तरीके से इन्होंने ये कांग्रेस की स्थापना करी, तो इनका प्रयास था, मतलब अब क्या प्रयास था वो देखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस स्लाइड में आप ये देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको दो बातें पता लग रही है। एक तो उस जो पॉइंट हमने जिक्र किया, उस पॉइंट की हमने बात करी कि ए ओ ह्यूम का क्या प्रयास रहा, उसका प्रयास और कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसकी पृष्ठभूमि इस पॉइंट में आपको पूरा पता लग रही है, और कैसे कैसे ए ओ ह्यूम के जो प्रयास रहे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो ए ओ ह्यूम, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में एक प्रश्न आया और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक कलकत्ता के स्नातकों को जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो उनको एक खुला पत्र दिया। और ये घटना का जो सन आप देख पा रहे हैं, ये तारीख मार्च 1883, 1 मार्च 1883। तो 1 मार्च 1883 को उन्होंने एक खुला पत्र जारी किया कलकत्ता के जो स्नातकों को, और ये कहा कि आपको कहीं न कहीं अगर भारतीयों को ब्रिटिश शासन की कमियों को दूर करना है, या आपको जो कोई एक तरह नैतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, एक राजनीतिक स्तर पर एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी होगी, करनी चाहिए, बल्कि उनको कहा, मतलब जैसे जैसे कि कोई स्वयं, हालांकि हो सकता है इनकी भावना भारतीयों के पक्ष में हो, आगे चलकर क्या रहा हो, हम उस मानसिकता पर भी हम जिक्र करेंगे, वो एक विवाद भी है, एक विवाद, उस पॉइंट पर भी हम जिक्र करेंगे कि वास्तविकता में ब्रिटिश शासन की क्या मानसिकता थी जो कांग्रेस की स्थापना को लेकर, उसको लेकर दो तीन मत हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ एक तरह से जो ए ओ ह्यूम ने सबसे पहले ये एक आह्वान किया, एक खुला पत्र दिया कि भारतीयों को एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद
फिर एक जो तत्कालीन वायसराय थे, जो नए बने ही थे, लॉर्ड डफरिन थे उस समय। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उस तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो उनसे मंत्रणा की गई। एक तरह से इन्होंने जो एओ ह्यूम ने भी मंत्रणा करी, और एओ ह्यूम ने जो खुला पत्र लिखा था उसमें ये उन्होंने कहा था कि 50 जो एक समर्पित नेता हैं या 50 समर्पित जो युवा हैं वो मुझे चाहिए, मतलब वो आगे आएं और वो कहीं न कहीं एक ऐसे संगठन की स्थापना करें, या वो कहीं न कहीं अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, वो ब्रिटिश शासन में सुधार चाहते हैं, तो फिर उन्हें 50 ऐसे युवाओं को आगे आना होगा। ये उन्होंने आह्वान किया था। फिर आगे चलकर वो ऐसे युवा आए तो भारतीयों ने भी इसको एक अच्छा मौका समझा, और फिर लॉर्ड डफरिन से इसके लिए मंत्रणा हुई। और लॉर्ड जो डफरिन तत्कालीन वायसराय थे, उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल आप एक ऐसे संगठन की स्थापना करें कि, और उस संगठन के माध्यम से हमें बताएं कि भाई भारतीय जो ब्रिटिश शासन में ऐसी क्या कमियां हैं। आप आंदोलन करने की बजाय, आप जो रोष व्याप्त करने की बजाय, आप ये करें कि इस संगठन के माध्यम से हमें ये बताएं कि ब्रिटिश शासन में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको कमी लगती है। तो इस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से अगर हम तक जो भारतीयों की जो दिक्कतें पहुंचेंगी तो फिर उसका हम समाधान करेंगे। तो अब इससे फिर बाद में, हालांकि इस बात को जो भारतीय कांग्रेस जो उस समय नेता थे, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहे थे और उनके मन में भारतीयों को आज़ादी दिलाने में एक गहरी आस्था थी, तो वो कुछ नेता आए भी। और नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि भारतीय एक संघ की स्थापना हुई, मतलब उन नेताओं के प्रयोग से भारतीय राष्ट्रवादी ऐसे कुछ नेता सामने आए और उन्होंने फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी। देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं होती है पहले, कांग्रेस तो बाद में नाम आता है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक नाम से एक संगठन बनाया जाता है। इसके लिए पूरे भारत में घूमा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से जो कई नेता युवा आते हैं सामने, और वो फिर मिलकर एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। हालांकि फिर इसका जो आगे नाम है वो दादा भाई नारोजी के सुझाव पर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो दादा भाई नारोजी ने ये सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना मतलब वो होती है, और फिर मतलब वो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम उसमें बाद में पड़ता है। तो उनको ऐसा लगा, वो उनको मतलब ये जो सुझाव है एओ ह्यूम का, ये पसंद भी आया, अच्छा भी लगा, और उन्होंने एक बेहतर मौका उन्होंने इसको देखा कि चलो भारतीयों को एक संगठन की आवश्यकता भी थी, और स्वयं अगर ब्रिटिश सरकार ये मतलब अवसर दे रही है तो फिर ये अच्छी बात है। इससे भारत जो ब्रिटिश शासन में सुधार लाने में और कहीं न कहीं हमारी बात ब्रिटिश शासन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का प्रयास रहा और फिर इस संगठन की स्थापना करके एक तरह से यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव तो पड़ी गई थी। और फिर उसके लिए फिर जो प्रथम जो अधिवेशन जो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो किया, वो 25 से 28 दिसंबर फिर को बम्बई में इसका जो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से किया गया। ये प्रश्न भी विद्यार्थियों को कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में आपने पढ़ा भी है, तो आपको ये 25 से 28 दिसंबर 1885 आपको ये ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रस्तावित हुआ था, ये पूना में होना था। ठीक है, महाराष्ट्र में जो पूना एक जगह है तो वहाँ होना था, लेकिन वहाँ जो हैजा फैल जाने के कारण, हैजा एक बीमारी, तो वो फैल जाने के कारण फिर उसको वहाँ से स्थगित करना पड़ा, और फिर ये जो प्रथम अधिवेशन है बम्बई में हुआ था। ये ध्यान आपको रखना है, पूछा जाता है कई बार ये। ठीक है, तो विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि जो ये कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, मतलब यहाँ पर जो पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि, निष्ठावान जो कार्यकर्ता, जो कि उनके जो मन में जो एक आज़ादी की जो ज्वाला भड़क रही थी, धधक रही थी, मतलब वो निष्ठावान कार्यकर्ता पूरे भारत से यहाँ आए मुंबई में। और 72 प्रतिनिधि, ये ध्यान रखना है, संख्या आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाता है।
और ये इकट्ठे हुए और पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर इन्होंने चर्चा करी। और इकट्ठे कहाँ हुए? ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर 25 से 28 दिसंबर तक ये एक विचार विमर्श हुआ। जो राष्ट्रीय मुद्दे, पूरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरी एक रणनीति, वो यहाँ पर हुई। और पूरी ये जो एक बैठक हुई, जो पूरी मीटिंग हुई, ये व्योमनेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। मतलब जो अध्यक्ष बने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ कई सारे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न निकल रहे हैं विद्यार्थियों, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन बातों को कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने प्रतिनिधि उसमें भाग लिए, तो बेहतर आपको पता है। अध्यक्ष कौन थे? व्योमनेश चंद्र बनर्जी, इनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। और विद्यार्थियों, मज़े की बात ये कि महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो पूरा जो कार्रवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसके लिए जो पूरी मीटिंग हुई, पूरे पूरे भारत से प्रतिनिधि आए यहाँ पर, ये भारतीय जो दिक्कतों पर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ये सब एक तरह से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुआ। मतलब उनके आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि आपको पता है ए ओ ह्यूम ने इसके लिए पहल करी थी। तो कहीं न कहीं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसी बात को लेकर, मतलब स्वयं ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही, मतलब उनमें सुधार लाने के लिए ही एक, या उनका विरोध करने के लिए ही एक संगठन की स्थापना हो रही है, और वो खुद ब्रिटिश सरकार के आशीर्वाद से हो रही है। तो इसके लिए एक बड़ा जो कोटेशन, महत्वपूर्ण कोटेशन, बड़ा महत्वपूर्ण एक जो वाक्यांश, वो आपने पढ़ा भी होगा। कूपलैंड का एक कथन है इसी बात को लेकर। और कूपलैंड ने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ ये जो कूपलैंड का कथन, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो कहा कि ब्रिटिश जो राष्ट्रीयता, मतलब जो भारतीयों में एक राष्ट्रीयता जगाने के लिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो पहल ए ओ ह्यूम ने, स्वयं ब्रिटिश अधिकारी ने करी, अंग्रेजों ने करी, तो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्र को जन्म देने में जो उस ए ओ ह्यूम का योगदान था, तो उसकी शिशु उन्होंने कहा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक ऐसा मतलब बच्चा, शिशु मतलब छोटा बच्चा, वो कहा कि जिसके पालने को झुलाया किसने, जिसके पालने को आशीर्वाद दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल एक मंच स्थापित कर दिया जाए, बस उसके माध्यम से एक औपचारिक मंच स्थापित कर दिया जाएगा तो भारतीय लोग संतुष्ट हो जाएंगे एक तरह से। तो उन्होंने एक ये माध्यम चुना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इतने, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने केवल कांग्रेस से जूझना पड़ेगा अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके, और ऐसे उन्हें पूरे भारत में जूझना पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं ये एक उद्देश्य था। अब हालांकि कई इसको लेकर विवाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने क्यों करी, या उनके क्या हित थे, या अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। हालांकि इस पर हम जिक्र फिर अब अगले वीडियो में करेंगे, यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, इसकी पूरी प्रेरक दशाओं से लेकर पूरी जो पृष्ठभूमि है, ये आपको पता लग गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और क्या क्या इसके एक स्तर, किस तरीके से ये पूरा एक संगठन है, ये अस्तित्व में आया औपचारिक रूप से। तो पूरी जो घटना, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी घटनाएं हैं इनको लेकर, लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे संक्षेप में जिक्र किया है जितनी आपको ज़रूरत है परीक्षा की दृष्टि से, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तरह से ये पूरी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि में आपको पता लग गई है। अब इसके बाद हम आगे जो और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको, लेकिन वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो हम आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए तो खैर इतना ही। अंत में बस आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोज़ को आप अधिक से अधिक, जो आपके सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उन्हें आप साझा करें। हालांकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, काम का है ये कोई नेट की तैयारी कर रहा हो, या सेट की कर रहा हो, या कोई आरपीएससी की कर रहे हो सब्जेक्टिव, तो उनके लिए, सबके लिए बड़ा उपयोगी है ये। तो आप बस अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आगे और आपको क्या सुधार इन वीडियोज़ में चाहिए, या आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको ये बिल्कुल
पूरी अपनी जो एक फिजिकल क्लास आप जो कॉलेज में लेते हैं वो अनुभूति आपको हो रही है या नहीं हो रही है। मेरा पूरा प्रयास ये है कि आपके दिमाग में जो जो प्रश्न आ सकते हैं उनको मैं ले रहा हूँ, और वो प्रश्न मैं खुद सोच कर समझ कर मेरे अनुभव से मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको मुझे मतलब मेरी पूरी कोशिश ये है कि एक फिजिकल जो क्लास हमारी होती है क्लासरूम में, वही अनुभव यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये ना हो कि हम केवल कोई वीडियो सुन रहे हैं या कोई, तो केवल यहाँ वीडियो सुनने से ज़्यादा आपकी जो मानसिकता ये होनी चाहिए कि हाँ, आप एक क्लास में बैठे हैं और उसी मानसिकता से आप यहाँ वीडियो को देखने बैठे। जो नोट्स आपको यहाँ स्लाइड के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इनको भी आप नोट कर लें, और जो बातें इन पॉइंट्स के माध्यम से समझाई जा रही हैं तो आप उनको समझें। और तो आपको इसके अलावा फिर कुछ इन को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, नेट पे पढ़ सकते हैं या अपनी पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए स्नातक स्तर पर और वैसे काफ़ी सफिशियंट मटेरियल आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। आप की जो प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।